तो मैं क्या डील करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीसी, सब्सटेंटिव लॉज और जो प्रोसीजरल लॉज का जो इंटर रिलेशनशिप है, आई विल डिस्कस दैट, और वो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सी तो इससे टिपिकली सीपीसी में जाने से पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज, ये कॉन्सेप्ट है। और आपका जो एंटायर सिलेबस है जुडिशरी का, इसको ब्रॉडली आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज व्हाट फैक्चुअल पोर्शन एंड दूसरा पार्ट है आपका कॉन्सेप्ट्स का। तो जो फैक्चुअल पोर्शन तो है वो तो ईजी भी है, लेकिन डिफिकल्टी तब आती है जो रिवाइज नहीं करते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, कि एक बार वो गलत हो गए तो बहुत डिफिकल्टी आती है। तो जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ कॉमन इंटेंशन, ठीक, तो वो बहुत बेसिक चीज़ पूछी मैंने। अगर आप बहुत बेसिक चीज़ नहीं बता पा रहे तो वो ज़्यादा बुरी चीज़ है। सो यहीं से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि ये सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, तो सब्सटेंटिव लॉ और जो प्रोसीजरल लॉ है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें हमारे लिए आ सकती हैं। आई विल बी गाइडिंग दैट ऑल्सो, कि भाई यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन कौन से करेक्ट नहीं हैं। इस तरह क्वेश्चन आपने देखे होंगे, और वो अधिकतर आपके कॉन्सेप्ट से आते हैं। मेरी कोई सी भी क्लास की रिकॉर्डिंग निकाल लो, मैं हमेशा बताऊंगा आपको यहाँ से स्टेटमेंट्स बनते हैं, ऐसे बनते हैं। उससे क्या है, पढ़ने का तरीका आ जाता है। ठीक, चलिए समझ लेते हैं इसको। हालांकि ये चीज़ें इतनी बेसिक है कि मुझे मान के चलता हूँ कि सब कुछ आता होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि किसी को नहीं आता है। सो बेसिकली हम लॉज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है सब्सटेंटिव लॉज, और एक होती है, उसको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल लॉज। और इनके डिफरेंस से, इनके मीनिंग से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रीलिम्स पे, आप सबको आता होगा। तो बहुत क्विकली मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। देखिए, जो सब्सटेंटिव लॉज होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली दीज डिटरमाइंस योर राइट्स, लायबिलिटीज, ठीक, जो पार्टीज के राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं, उसके बारे में बताते, डिटरमाइन करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सब्सटेंटिव लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, ये उसको उदाहरण है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है, और भी बहुत सारे। तो इन लॉज में आप क्या देखते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, और उनके जो म्यूचुअल राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो सारे चलते हैं पता इसमें। उसी तरीके से ट्रांसफर प्रॉपर्टी किस तरीके से होगा, सेलर्स की ड्यूटी क्या होगी, उसके राइट्स क्या होंगे, है ना, सभी कुछ इसमें आता है। सेल ऑफ गुड्स है, अनपेड सेलर के राइट्स क्या होंगे, सेलर के राइट्स, बायर के राइट्स, दोनों की ड्यूटीज़। तो जितने भी आपके सब्सटेंटिव एक्ट्स हैं, बेसिकली दे आर टेलिंग यू व्हाट आर योर राइट्स, व्हाट आर योर ड्यूटीज़। ये आगे सर है। अब इसी के साथ साथ देखिए, आपको ये चल गया पता, ये यतेंद्र भाई सबको इनको राइट दे दिया गया कि ये लो, ये चेक है 1000 करोड़ का, यू आर एंटाइटल्ड टू दी रुपीज़ ऑफ 1000 करोड़, और ये रहा आपके चेक, ठीक, अकाउंट पे ही चेक है। क्या मिल गया इनको, ही गॉट द राइट। अब ये कह रहा है कि जाऊं कहाँ मैं इसको लेने के लिए पैसे को, हाउ कैन आई गेट दैट मनी, शुड आई गो टू सम सब्जी वाला, मिठाई वाला, किसके पास जाइए, बिकॉज इसको आगे कुछ नहीं पता, ये केवल राइट एक पेपर मिल गया इसको। तो आप मुझे बताइए, इफ ही इज नॉट एबल टू एनकैश दैट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट चेक, दैट इज 0, दैट इज सिंपली पेपर। आपको राइट मिल गए, लेकिन आपको उसको इंप्लीमेंट करने की मशीनरी नहीं पता, यू डोंट नो द प्रोसीजर हाउ टू इंप्लीमेंट दैट राइट, देन दैट राइट इन इटसेल्फ बिकम्स मीनिंगलेस। इज इट नॉट सो? हाँ है ना? मैंने कितना एग्जांपल दिया आपको, 1000 करोड़ के लिए वेस्ट है नहीं। उसी तरीके से मान लीजिए अपोजिट कर लीजिए, किसी पार्टी को 2 पार्टी में डिस्प्यूट है, ये डिसाइड कर दिया गया कि तुम इसको 1000 करोड़ रुपए दोगे, ठीक है जतन, खुश हो ना, अब डिसाइड हो गया तुम्हें देगा। अब नहीं देगा तब कैसे होगा, आगे की बात पता ही नहीं, राइट तो मिल गया, खुश तो हो गया, लेकिन हाउ टू इंप्लीमेंट दैट ये नहीं पता। इट मीन्स सब्सटेंटिव लॉज ने विच डिटरमाइन योर राइट्स एंड ड्यूटीज, विच डिटरमाइंस द ऑफेंसेस
or their punishments, they becomes, you know, valueless if there is no machinery for implementation of the rights or the duties or the offenses. अगर उन राइट्स की, अधिकारों को, कर्तव्यों को या आपके अपराध हैं और उनको, उनके पनिशमेंट को, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोई मशीनरी नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, तो वो सिंपली डेफिनेशन होगी, सिंपली राइट हो गया, पेपर वर्क हो गया, उस सब कुछ मिलेगा नहीं उसमें। इसलिए हमें कुछ और भी चाहिए। नाउ वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ मशीनरी, वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ मेथड्स, वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसीजर जो हमें उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करे। And therefore we have drafted certain laws, and that is the second category of laws, and that is called procedural laws or adjective laws. What they do? They prescribes what? Practice. They prescribe procedure. They prescribe machinery for what? For the enforcement of these rights. The rights which were determined by the सब्सटेंटिव लॉ, उन राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, मींस जैसे आईपीसी की बात करते हैं हम लोग, आईपीसी डिफाइंड मर्डर, नाउ यू नीड मशीनरी, नाउ हाउ दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड, हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी रजिस्टर्ड, एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड, हाउ द इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड, ये सारा प्रोसीजर हो गया। मशीनरी में क्या आ गया? पुलिस ऑफिशियल्स आ गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गए, जुडिशियल सिस्टम आ गया, तो ये मशीनरी आ गई, प्रोसीजर आ गया। तो दीज ऑल आर गिवन इन योर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, है नहीं। इसी तरीके से अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स वायलेट हो रहा है तो यू कैन गो फॉर द सिविल कोड एंड देन यू कैन फॉलो द प्रोसीजर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीपीसी। सीपीसी बताता है कि कहाँ पर आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। कंप्लेंट क्या बोलते हैं इसमें? प्लेंट कैसे फाइल होगी, फिर डब्ल्यूएस कैसे फाइल होगा, कितने दिनों में फाइल होगा, कौन कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट होंगी उसके लिए, पूरी की पूरी मशीनरी, पूरा का पूरा प्रोसीजर किसने बताया? सीपीसी ने बताया, सीआरपीसी ने बताया। इनको हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉज। तो यू विल सी सब्सटेंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज, दीज टू कैटेगरी ऑफ लॉज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। प्रोसीजर ही मान लीजिए, इफ देयर आर ओनली प्रोसीजर, उसमें यह आ जाए कि अगर कोई अपराध होगा, अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा, देन द मैटर कैन बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। ये पूरी सीआरपीसी आ गई, है ना। अब यू डोंट नो वेदर ये अपराध है या नहीं है। सपोज करो जैसे एब्डक्शन इज एन ऑफेंस एट प्रेजेंट, राइट। अब आप महाभारत काल में चले जाइए, हरण करना स्त्री का, वो ऑफेंस नहीं माना जा रहा था उस समय। जिसने हरण कर लिया, स्त्री उसकी हो गई, बात खत्म, है कि नहीं है। आपके परम पूजनीय भीष्म पितामह खुद 3 राजकुमारियों को हरण करके लाए थे, फैक्ट है। देखते हैं हम लोग, विचित्र वीर्य के लिए लेकर आए थे। मतलब बहुत सारी कहानी आप देखी होगी। तो डेफिनेशन तो है ही नहीं। व्हेन देयर इज नो डेफिनेशन, व्हाट एक्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस? एफआईआर करेंगे कैसे, अरेस्ट करेंगे कैसे, अगर ये डिफाइन ही नहीं है, अगर ये पता ही नहीं है कि देवांश ने ये अपराध करा या नहीं करा। मान लीजिए इसका मोबाइल उठा के ले जाए, ठीक, और यतेंद्र कहे कि ये तो चोरी कर ली तुमने, कह कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अगर आईपीसी हो ही ना, मैं तुम्हारे कब रिपोर्ट करूंगा? अगर कर दो, पुलिस वाले कहेगा इसने अपराध किया, पहले तो बताओ कौन सा अपराध किया, अगर चोरी किया बताओ कहाँ लिखा है। In the absence of substantive laws, even the procedural laws are meaningless. So in the absence of procedural laws, substantive laws are meaningless. In the absence of substantive laws, तो vice versa है ये, तो both are complementary to each other. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये देख लीजिए। बस ये आपको इनके मीनिंग से क्वेश्चंस आते हैं। सब्सटेंटिव लॉ का मीनिंग क्या है? टेक्निकली काम की बात इतनी सी है कि ये दीज डिटरमाइन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, इतनी लाइन को घोट लीजिएगा। एडजेक्टिव और प्रोसीजर लॉज प्रोवाइड फॉर प्रैक्टिस, प्रोसीजर, मशीनरी एटसेट्रा। ये डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? स्टेटमेंट बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, इस तरीके के।
तो इसीलिए कहते हैं प्रोसीजरल लॉ इज एन एडजंक्ट और एन एक्सेसरी टू सब्सटेंटिव लॉ एंड वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अगर ये स्टेटमेंट दे देंगे कि प्रोसीजरल लॉ इज एन एडजंक्ट और एक्सेसरी टू सब्सटेंटिव लॉ, ये स्टेटमेंट सही है नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनता है जो मैंने समझाया आपको। व्हाई इट इज एक्सेसरी, सहायक क्यों है? जो राइट्स हैं आपको उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। सही है। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, यही सब एक ही कॉन्सेप्ट है, समझा दिया मैंने आपको। ये लाइन समझिए इसमें, और यहां से कई बार आप यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स। प्रोसीजरल लॉ पुट्स लाइफ इनटू सब्सटेंटिव लॉ, वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। प्रोसीजरल लॉ पुट्स लाइफ इनटू सब्सटेंटिव लॉ, बात वही है जो मैंने भी समझाया आपको। सब्सटेंटिव लॉ इज मीनिंगलेस इफ देयर इज नो रेमेडी, तो दैट राइट, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट इज मीनिंगलेस। दैट इज व्हाई इट इज द वे ऑफ सेइंग समथिंग कि प्रोसीजरल लॉ पुट्स लाइफ इनटू द सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ ने आपको अधिकार दिया, राइट्स दिए, बट यू कैन नॉट इंप्लीमेंट दोज राइट्स विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रोसीजरल लॉ। तो उसमें जो प्राण फूके वो किसने फूके? प्रोसीजरल लॉ ने। इसलिए कहते हैं, और ये स्टेटमेंट राइट है, इसको ध्यान रखिएगा। और कैसे करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग ए रेमेडी फॉर दैट। और एक स्टेटमेंट और याद है कि प्रोसीजरल लॉ इंप्लीमेंट्स वेल नोन मैक्सिम उबी जस ईवी रिमेडियम। उबी जस ईवी रिमेडियम एक मैक्सिम है, इसका मीनिंग है वेयर देयर इज राइट देयर इज रिमेडी। जहां पर अधिकार है वहां पर उपचार भी होगा। तो ये प्रोसीजरल लॉ वही काम करते हैं कि दे प्रोवाइड द रिमेडी फॉर द राइट, इंप्लीमेंट करते हैं उस राइट को, इसीलिए ये कहते हैं। अब इसका रिवर्स हो सकता है, देखिए थिंग्स आर वेरी सिंपल। खुशबू कितना आसान है ना। अब इसको मुश्किल करता हूँ, देखो राइट डाउन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका रिवर्स कर दो। सब्सटेंटिव लॉज इंप्लीमेंट्स द मैक्सिम उबी जस ईवी रिमेडियम। प्रोसीजरल लॉ की जगह मैंने सब्सटेंटिव लॉ कर दिया, ये स्टेटमेंट रिवर्स हो गया, रॉन्ग हो गया ये। तो एग्जाम में आप लोग जब लेंथी पेपर आता है तो उस समय आपकी टेस्टिंग होती है दो चीज़ों की, एक्यूरेसी एंड स्पीड की, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाए कि प्रोसीजरल लॉ लिखा है या सब्सटेंटिव लॉ लिखा है। यानी कि हाफ लाइन आपको करेक्ट दिखेगी, एक ही फ्रेज को वो चेंज कर देंगे। सब्सटेंटिव लॉ की जगह क्या कर दिया उन्होंने? प्रोसीजरल लॉ कर दिया। प्रोसीजरल लॉ की जगह क्या कर दिया उन्होंने? सब्सटेंटिव। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी हमसे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं अगर हमारी रीडिंग सही नहीं होगी। चलिए एक पॉइंट ध्यान आ गया मुझे, वहीं पे मैं आपको समझाया था। अभी एडी का एग्जाम आपके सामने देकर आए, इन्होंने क्या कहा आपको? अभी पेपर वॉज लेंदी, बहुत लेंदी पेपर था। सही है। ये भी एक कंपल्शन है कि पेपर लेंदी है, ये भी एक सच्चाई है कि मुझे इसे पास भी करना है, और ये भी कि आखिरी बार ऐसा लेंदी नहीं आया, कल को भी लेंदी पेपर आ सकता है। तो अब उस लेंदी पेपर का मतलब क्या होगा? टाइम कम है, टाइम कम हुआ उसको सोल्व करने के लिए। तो कैसे करना चाहिए मैनेज इसको? हाउ कैन इट बी मैनेज्ड? एक तो तरीका यह है, क्वेश्चन आया, पढ़ रहे हैं हम और याद कर रहे हैं, कहाँ था ये? इफ यू आर टेकिंग पॉज ऑफ इवन ऑफ 5 seconds ऑन ईच क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फेल। एक दूसरा तरीका है कि आपने अपनी मेमोरी में उसको इतना शार्प तरीके से कर रखा है, उसको तेजी से, कि आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले ही आइडिया लग गया इसमें तो यही होने वाला है। ये ऐसे समझ लो, शोले फिल्म सब लोगों ने 8-10 बार देख ली होगी, है ना। अब उसके देखने से पहले ही आपको अगले सीन का पता चलता है, अब आएगा सांभा, अब चलेगी गोली, है ना, अब बसंती नाचेगी, है ना। ऐसा होता रहता है। नहीं, फिल्म से पहले अगले सीन का आपको पता चल जाता है कि नहीं है? तो अगर क्या ये हो नहीं सकता कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो, इतनी मेमोरी फास्ट में हो कि आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आइडिया लग जाएगी। आधा क्वेश्चन पढ़ा, आपको आइडिया लग गया क्या क्वेश्चन होने वाला है, अब तो यही पूछेगा हमसे आगे। ऐसा हुआ भी होगा आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस पे, है ना। तो उसी के लिए मैं बेस है जो मैं हमेशा ट्रिक देता हूँ अपनी, कि अगर हम लेंदी पेपर को तभी कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम में या उस गिवन टाइम में जब हमने उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर रखा हो।
जितनी बार रिवीजन कर रखा होगा आपको उतना ही वहाँ पर जो रिकलेक्ट करने का टाइम है मिनिमाइज हो जाएगा। जितना कम टाइम रिवीजन करेंगे उतना रिकलेक्शन में टाइम वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। तो आई बिलीव कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बैच को, रिवीजन की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कि उससे आपका क्या बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, उससे आपकी एक्यूरेसी का रेट बढ़ जाता है इससे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स ने आप शुरू करी है, आप डे 1 से मान लीजिएगा आपको एक 22+2 का फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। 22 का मतलब हुआ 2 आवर्स ओनली फॉर रिवीजन। 2 घंटे आप लोगों ने केवल और केवल रिवीजन करना है, और वो आपको ऐसे प्रॉब्लम को पेपर्स को सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा जहाँ पर आपको टाइम शॉर्ट पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस ट्रिक को लिख लीजिएगा, 20 कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, जब 22+2 का फॉर्मूला मत भूलना कभी भी। और ये जो लाइन है आपके नोट्स में दे दिया गया है ना, यहाँ पर आपको राइट डाउन P4 प्रीलिम्स, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको, देवांश ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है यहाँ पर कि प्रोसीजर लॉज के आपसे लिमिटेशन एक्ट, सब्सटेंटिव एक्ट है क्या है, एविडेंस एक्ट कैसा एक्ट है। तो दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ प्रोसीजर लॉज, CRPC, CPC, एविडेंस लिमिटेशन एक्ट, ये सब है। और CPC क्या है, CPC भी एक एडजेक्टिव या प्रोसीजर लॉ है। इट नीदर क्रिएट्स नॉट टेक्स एनी राइट। ये सिविल कोर्ट्स के प्रोसीजर को फॉलो करने वाला, क्योंकि ये क्लास CPC की है तो CPC पर आ जाते हैं हम लोग। CPC इज व्हाट, प्रोसीजर लॉ। तो इतना सारा जो डिस्कशन हुआ है अभी तक का सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजर लॉ का, ये इन जनरल है। ये आप CRPC पढ़ेंगे तो आपके काम आएगा, एविडेंस पढ़ेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। CRPC, एविडेंस, CPC, कोई सही प्रोसीजर लॉ पढ़ेंगे आप तो सेम कॉन्सेप्ट विल रिमेन देयर। अब इसमें एक चीज़ और आती है जो आपको समझना चाहिए कि इसी कॉन्सेप्ट जुड़ी हुई है, वो है इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोसीजर लॉज। देखिए, मैंने एक टेस्ट दिया आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट नहीं आए और कुछ स्टूडेंट्स आए, यानी कि फ्यू ऑफ देम अटेम्प्टेड द टेस्ट और फ्यू डिडंट। तो गलतियां कौन करेगा, जो अटेम्प्ट करेगा। जो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा गलती भी नहीं करेगा, उसके बात ही खत्म कर दीजिए। इट मीन्स इफ यू आर फॉलोइंग सर्टेन प्रोसीजर देयर मे बी सर्टेन मिस्टेक्स। CPC, CRPC, एविडेंस, दे प्रिस्क्राइब व्हाट, ए प्रोसीजर, जो हमने डिस्कस किया है अभी तक। तो जब किसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे आप, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, नेग्लिजेंटली, किसी भी तरीके से किसी से कोई गलती हो सकती है, प्रोसीजर एग्जैक्टली फॉलो नहीं हो पा रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत आ गई, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। हाउ द कोर्ट्स शुड टेक दैट वायलेशन ऑफ दैट रेगुलेशन if the procedure law is providing certain procedure and that is being violated either intentionally or unintentionally, whatever, what should be the impact? In that case, courts are bound to interpret the importance of that. जैसे मान लीजिए there is jurisdictional error, a case is filed in a court where it should not have been filed. एक केस को उस कोर्ट में फाइल किया गया जहां पर उसको फाइल नहीं किया जाना चाहिए था, तो ये क्या हो गई, जुरिसडिक्शनल एरर हो गई। तो व्हाट शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस जुरिसडिक्शनल एरर, व्हाट आर द नॉर्म्स टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ सच एरर। इन दैट केस कोर्ट्स हैव टू इंटरप्रेट दैट वेरी प्रोविजन विच इज बीइंग वायलेटेड। जिस नियम का उल्लंघन हुआ है उसको फिर न्यायालय उसका निर्वाचन करते हैं, मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं, और यहीं पर आपके आ जाते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजर लॉज में जो रूल्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। आपके नोट्स में लास्ट में मैंने कुछ केस लॉज भी दिए हुए हैं, उन केस लॉज से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, उन स्टेटमेंट से क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट, बड़े इंटरेस्टिंग उसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें, तो उनको मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज द, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ये भी समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, सीधा बोर्ड। ए प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज इन एड ऑफ जस्टिस, नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन or to defeat the very object which is sought to be achieved.
इट इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू दी सब्सटेंटिव लॉ। राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स। ये केस का नाम है आपका सैयद मोहम्मद बकर। ये केस की लाइन है, उसको समझ लीजिए इस तरीके से कह देंगे। ए प्रोसीजर लॉ इज ऑलवेज इन एड ऑफ जस्टिस। तो यहां पर एक जैसे मान लीजिए अगर कहीं क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसीजर लॉ, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजर लॉ, वहां पर ये चीज आपको काम आ सकती है कहीं पर भी है। देखिए क्या है, इट इज ऑलवेज इन, यानी कि प्रोसीजर लॉ इट इज ऑलवेज इन एड ऑफ जस्टिस, इट इज सबसर्विएंट टू द सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो सब्सटेंटिव लॉ के जो पर्पजेज हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए इस लॉ को लाया गया है। तो वैल्यू में सब्सटेंटिव लॉ इज बिग बिकॉज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट वाज रिक्वायर्ड? डिटर्मिनेशन ऑफ योर राइट। आपके सामने प्रॉब्लम क्या थी? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, पनिशमेंट, प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट। फिर उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वी ड्राफ्टेड द प्रोसीजरल लॉज। प्रोसीजरल लॉज के लिए सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन नहीं किए गए। ऐसा नहीं कि सीआरपीसी को ड्राफ्ट किया गया कि इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड एंड दिस प्रोसीजर विल फॉलोड, अरेस्ट के रूल्स ये होंगे एंड डी विल द कोर्ट्स। अब सोचेंगे हाँ अरेस्ट करने का प्रोविजन तो बना ही दिया, अब अरेस्ट कैसे करेंगे? चलो एक ऑफेंस को क्रिएट करते हैं हम। ऐसा नहीं है, ऑफेंस पहले हुआ, ऑफेंस की डेफिनेशन पहले आई, उसको इजी करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक प्रोसीजरल लॉ अडॉप्ट किया, ड्राफ्ट किया। इसलिए कहा गया है कि ए प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज सबसर्विएंट टू द सब्सटेंटिव लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉ है उसका ये कहीं पर आपको मिलेगा दासी मिलेगा, कहीं पर कोई शब्द मिलेंगे, कहीं पर इस तरीके से समझाएगा कि इसका अधीनस्थ है। सब्सटेंटिव लॉ का प्रोसीजर लॉ है वो उसके अधीनस्थ काम करता है। ये लैंग्वेज है जुडिशियल ऑफिसर्स की, समझ बताइए आपको नहीं आई है? तो अगर आपको पर्पज समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अल्टीमेट एम ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजर लॉ समझना है। व्हाट इज द मेन एम? मेन एम इज व्हाट? द टू एड इन द जस्टिस। न्याय करने में इस लॉ को सहायता करनी है, ये मेन एम है। और अगर ये मेन एम होगा ऐसे उसमें कोई भी टेक्निकल, अगला केस लॉ है इसमें गणेश ट्रेडिंग वाला, गणेश ट्रेडिंग कंपनी मिला आपको नोट्स में। ए हाइपर टेक्निकल व्यू in interpretation of the procedure laws should be avoided by the court. So if you keep in mind the main purpose of the procedure laws, अगर आप वो ध्यान में रखेंगे कि मेन काम क्या है इसका, तो आपको इंटरप्रिटेशन करते समय हाइपर टेक्निकल व्यू शुड बी अवॉइडेड बाय द कोर्ट। मेन काम क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे कहता हूं, देखिए देयर इज ए रूल कि WS शुड बी फाइल्ड विद इन 30 days, अदरवाइज इन 90 days। 30 दिन में फाइल हो जाना चाहिए, 90 days फाइल हो जाना चाहिए। ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ द कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इज व्हाट? टू डिलीवर द जस्टिस, न्याय करना है। अब उस रूल का वॉयलेशन हो गया, WS इज नॉट फाइल्ड विद इन दैट टाइम, या देयर इज नॉट अपील इज नॉट फाइल्ड इन विद इन द लिमिटेशन पीरियड, ऐसा मान लीजिए, तो देयर इज ए वॉयलेशन ऑफ रूल। तो अगर आपको उसको पकड़ना है कि यार इसको आपने पनिश करना है, या किसी वजह से खुशबू इज द डिफेंडेंट एंड शी वाज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट बट शी इज एब्सेंट, देन एक्स पार्टी डिक्री इज पास्ड, शी इज अप्लाइंग फॉर द सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री। So what should be the mindset of the court? How the court should take those errors? अगर कोर्ट्स को ये ध्यान में रहेगा कि what is the procedure is meant to deliver the justice, ये केवल एक टूल है, इसको हम हाइपर टेक्निकली नहीं ले सकते। नो नो नो, आपने तो गलती कर दी, you will be punished for. These are not meant to punish the parties.
बेसिक एम ऑफ द प्रोसेस लॉ इज व्हाट? टू डिलीवर द जस्टिस, टू एड इन जस्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस. तो इफ यू विल कीप इन माइंड, then the consequence will be what? Hyper technical views in the interpretation should be avoided in that case. ठीक कर लेंगे. तो हाइपर टेक्निकल व्यू आपको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. अब यहीं से आपका प्रीलिम से क्वेश्चन बन जाएगा. इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोसेस, ये बैरक में नहीं मिलेगा आपको. इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोसेस लॉज, हाइपर टेक्निकल व्यू मे बी अडॉप्टेड, मे नॉट बी अडॉप्टेड, शुड नॉट बी लाइक दिस. तो इस कॉन्सेप्ट से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. और जब मैं कहता हूं, देखिए मेरी रिकॉर्डिंग आप देखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ओनली प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहे हैं. मैं पढ़ा मेंस के लिए रहा हूं. विद इन दैट टीचिंग जहां जहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स के बनते हैं वो भी मैं बताते रहता हूं. अब मेंस में इतने छोटे क्वेश्चन बनते नहीं है, मेंस में तो ब्रॉडर पिक्चर पे क्वेश्चन बनेगा. तो ध्यान रखना, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग से मेंस से क्वेश्चन बन ही जाते हैं. सो इसीलिए देखिए इस लाइन को पढ़िए. नथिंग कैन बी गिवन बाय procedural law what is not sought to be given by a substantive law, and nothing can be taken away by the procedural law what is given by the substantive law. substantive law ने जो rights दिए हैं, those rights cannot be taken away. substantive law ने जो rights दिए नहीं हैं, those rights cannot be given. अगेन वही बात, घूम फिर के तो एक ही जगह आना पड़ेगा आपको कि बेसिकली आपको ये समझना होगा. इफ यू आर, मान लीजिए निष्ठा इज रिप्रेजेंटिंग इन ए ह्यूमन फिगर प्रोसीजरल लॉ, और इंदू इज ए सब्सटेंटिव लॉ. सब्सटेंटिव लॉ एंड द प्रोसीजरल लॉ. सही. तो इसको, ये निष्ठा को समझना पड़ेगा कि तेरा जो रोल है इंदू को असिस्ट करने का है. इंदू की दासी बन के रहना है तुमने. इंदू की मालकी बनने की कोशिश नहीं करना. जो काम उसने कहे हैं वही करने हैं, जो नहीं कहे वो नहीं करना है. तो यू हैव टू फॉलो द कमांड्स ऑफ इंदू, दैट इज द सब्सटेंटिव लॉज. तो यू कैन नॉट बी गिवन मोर वैल्यू देन दी सब्सटेंटिव, क्योंकि आपका रोल क्या है कि इंदू जहां जाएगी, उसे गर्मी लग रही पंखा चलक दो, प्यास लग रही पानी पकड़ा दो उसको. यू आर देयर टू हेल्प हर. समझ रहे बात? अब समझ में आएगा इनको. यू आर देयर टू हेल्प हर. तो प्रोसीजरल लॉज आर मेंट टू असिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सब्सटेंटिव लॉज. इसलिए बात कही गई है, बोलो मत, नथिंग कैन बी गिवन बाय द प्रोसीजरल लॉज विच इज नॉट गिवन बाय द सब्सटेंटिव लॉज. तो यू विल हैव टू सी कि जो इंटरप्रिटेशन कहीं ऐसी ना हो जाए कि जो सब्सटेंटिव लॉ का इफेक्ट था आप उसके अपोजिट जा रहे हैं. हुकुमचंद साहब ने क्या कहा है, इसको भी देख लेते हैं. प्रोविजंस ऑफ द कोड देयरफॉर शुड बी कंस्ट्रूड लिबरली. टेक्निकल ऑब्जेक्शन शुड नॉट बी अलाउड टू डिफीट द सब्सटेंशियल जस्टिस. कंस्ट्रूड लिबरली पर क्वेश्चन आएगा. राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स कि जो प्रोसीजरल लॉज हैं उनके प्रोविजंस को, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे लिबरली होना चाहिए या उसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए. एक वर्ड होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, एक है लिबरल इंटरप्रिटेशन. इसको समझ लीजिए. देखिए, लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप हाइपर टेक्निकल व्यू अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं. आप इस इंटेंशन से रखेंगे, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए निष्ठा एंड इंदु, दीज आर रूममेट्स. और अब पहले स्ट्रिक्ट व्यू पर आते हैं हम लोग. इसको एलर्जी है कि चोरी से एलर्जी है मान लीजिए. अब मान लीजिए निष्ठा ने 1 मिनट के लिए इसकी पेंसिल ले ली. अब ये उसी पर हाइपर हो जाए. टेक्निकली यू हैव कमिटेड थेफ्ट. तुमने मेरी पेंसिल ली कैसे? तुम चोर हो. तुमने यही सीखा है, तुम्हारे घर वालों तुमने यही सिखाया है, पेंसिल चोरी करती हो, चोर कहेंगी. अब समझ रहे हो ये क्या हो गया? एकदम स्ट्रिक्टली आपने टेक्निकल तो है भाई, आप टेक्निकली चले गए. अब लिबरली कर लेते हैं. मैं लिबरली करता रहा हूं. अब इसने मान लीजिए इंदू के पीछे इसका पर्स में 10,000 रुपये निकाल लिए और इंदू ढूंढ रही है,
फिर बाद में कहते नहीं अरे यार मैं भूल गई थी मैंने ले लिए थे, अरे कोई बात नहीं रख ले तो बाद में दे देना। ये क्या हो गया, लिबरल हो गया। तो देयर कैन बी टू व्यूज, लिबरल एंड स्ट्रिक्ट। What kind of view should be adopted while you are interpreting the procedural laws? That is the liberal. The intention should not be to punish the erring party. जिस पार्टी से गलती हुई है उसको पनिश करने की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसका इफेक्ट देखना चाहिए कि उसका इफेक्ट क्या है। क्या उसका इफेक्ट दूसरे पार्टी के लिए इनजस्टिस हो जाएगा, देन यू कैन टेक द एक्शन, क्रिएटिव एक्शन। अगर उसका एक्शन ऐसा नहीं है कि उससे दूसरी पार्टी के साथ प्रेजुडिस हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, देन यू कैन अडॉप्ट सर्टेन मेजर्स कि उससे किसी पार्टी को नुकसान नहीं हो और आगे केस को प्रोसीड किया जा सके। इसको आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? इस लाइन से क्वेश्चन आता है कि प्रोविजंस ऑफ द कोड को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। दिस शुड बी द लिबरल कंस्ट्रक्शन। टेक्निकल ऑब्जेक्शन शुड नॉट बी अलाउड, यानी कि किसी भी पार्टी को हाइपर टेक्निकल व्यूज पर हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट करने की, आई ऑब्जेक्ट बात सही हो सकती है, लेकिन वही अप्रोच की बात है कि किस तरीके के ऑब्जेक्शंस को अलाउड करना है और किस तरीके के ऑब्जेक्ट को अलाउड नहीं करना है। उसको आप ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इस बात की, है ना। जैसे मान लीजिए यतेंद्र भाई साहब की शादी हो रही है और शुभ मुहूर्त है सुबह के 4 बजे का, सही, और उस समय फेरे पड़ने हैं, उस समय मंत्रोच्चारण होना है उस समय वो। अब मान लीजिए देसी घी की जगह कुछ डालडा घी आ गया, कुछ और कोई आ गया। अब यतेंद्र का एक तो कि जी पहले डालडा देसी घी हो जब ही होगा वो, तो भाई इंपॉर्टेंट है शुभ मुहूर्त में तेरे फेरे पड़ जाएं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसको भूल जाए तो टेक्निकल चीज को, कोई सामग्री में कमी रह गई, कोई पंडित जी ने एक आध मंत्र ऊपर नीचे बोल दिया, तो उतने टेक्निकली मत घुसो उस चीज में, है ना। जो मेन पर्पज है शुभ मुहूर्त में शुभ विवाह संपन्न हो जाए, तो अगर वैसी होगी तो कहेंगे अरे चुप बैठा रहे, पढ़ो आप काम करो अपना, चलो चलो ओम भूर्भुवः स्वः, समझे, शुरू हो जाएगा वो। सो व्हाट आई मीन टू से, काम क्या है कोर्ट का, जस्टिस करना, डिलीवरी ऑफ जस्टिस करना, ना कि हाइपर टेक्निकल पॉइंट्स को ऑब्जेक्शंस में उलझे रहना। तो कोर्ट्स विल अवॉइड सर्टेन काइंड्स ऑफ टेक्निकल, अल्टीमेटली एम क्या होगा कि किसी पार्टी के साथ प्रेजुडिस ना हो जाए, किसी पार्टी के साथ अन्याय ना हो जाए। इस एम को देखते हुए लिबरल कंस्ट्रक्शन होगा प्रोसीजरल लॉज का, और इसी कॉन्सेप्ट से आपके प्लेन से क्वेश्चन बनते हैं। कर लेंगे आप लोग अभी, तो उसी थीम पर है जितने भी केस लॉज मैंने दिए हैं, बाकी माया है इसी में। इसी बात को मैं अब समझा मैंने दिया काफी, मैं आपको केवल पढ़ देता हूं। जैसे जय राम मनोहर का केस है, इसमें क्या कहा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर इंटेंडेड टू बी ए हैंडमेड नौकरानी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर इंटेंडेड टू बी ए हैंडमेड। अब यहीं से क्वेश्चन आएगा कि अगर बहुत टेक्निकल मान लीजिए एग्जामिनर ने कि फेल करके ही मानूंगा सबको, तो वो ऐसे स्टेटमेंट ढूंढते हैं। किस केस में ये कहा था कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर को इक्वेट किया था नौकरानी से, हैंडमेड से, तो लिख लीजिए, नंबर दे दिया मैंने आपको चूज करके केस लॉज कौन सही है ना। हैंडमेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर इंटेंडेड टू बी हैंडमेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय के प्रशासन में हैंडमेड का काम करती है, नौकरानी जैसे काम करती है, वही रोल है प्रोसीजरल लॉ का इन डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस में बस ये। तो इसलिए इनका कंस्ट्रक्शन लिबरल होना चाहिए। इस लाइन को याद रख लीजिएगा, किस केस में ये लाइन आई थी। ये ए पार्टी कैन नॉट बी रिफ्यूज जस्ट रिलीफ। अगर किसी पार्टी को एंटाइटलमेंट है रिलीफ का, तो जस्ट बिकॉज ही हैज कमिटेड सम मिस्टेक, नेग्लिजेंस, इनएडवर्टेंस, इवन इन्फ्रैक्शन ऑफ द रूल्स, इसीलिए उसको उस रिलीफ से डिवॉइड नहीं किया जा सकता। इफ ए पार्टी इज एंटाइटल्ड टू सम रिलीफ, तो जस्ट उससे कोई गलती हो गई है उसको पनिश नहीं कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए, एन एक्शन एट लॉ शुड नॉट बी इक्वेटेड टू ए गेम ऑफ चेस। राजनारायण इंदिरा नेहरू गांधी का केस में लाइन है ये, एन एक्शन एट द लॉ शुड नॉट बी इक्वेटेड टू ए गेम ऑफ चेस। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां से देख लीजिएगा आप ये बस। बाकी सब ये रहा। स्टेट ऑफ पंजाब, श्यामलाल मुरारी में
वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोसीजरल लॉ इज नॉट टू बी ए टायरेंट, तानाशाह नहीं है, बट ए सर्वेंट। ये इस तरीके से कहा कि प्रोसीजरल लॉ को आप टायरेंट नहीं बना सकते हैं, ये तानाशाह की तरह इसे वैल्यू नहीं देंगे आप, इट इज लाइक ए सर्वेंट। तो कहीं पर सर्वेंट कह दिया, कहीं पर हैंडमेड कह दिया। अब यहीं से केस लॉस बन जाते हैं कई बार। द प्रोसीजरल प्रिस्क्रिप्शंस आर हैंडमेड, नोट द मिस्ट्रेस, ए लुब्रिकेंट, नोट ए रेसिस्टेंट। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके के जो अलंकार वाली भाषा है, कंपैरिजन करके समझाया जाता है ना। होता है ना, जैसे मान लीजिए एक आदमी बेवकूफ़ है तो कहीं गधा है, गधा गधा थोड़ी होता है वो गधे से उसकी तुलना करके समझाया जाता है माइंडसेट क्या है इसका। उसी तरीके से प्रोसीजरल लॉ की जो वैल्यू है उन्होंने समझाई है कि लुब्रिकेंट कह दिया। लुब्रिकेंट का मतलब जो चीज़ों को ईजी बनाए, डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस को जो आसान बनाए, ना कि उसको रेसिस्ट करे, उसको रोके। तो ये क्या हो गया, नोट ए रेसिस्टेंट कह दिया। हैंडमेड है, नोट द मिस्ट्रेस, वही नौकरानी है, मालकिन नहीं है। तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है आज आपको। प्रोसीजरल लॉ वर्सेस सब्सटेंटिव लॉ, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे होनी चाहिए, देयर आर फ्यू केस लॉज, और कहाँ कहाँ से इनमें प्रीलिम्स से क्वेश्चंस बनते हैं ये। एंड अल्टीमेटली व्हाट, सीपीसी इज ए प्रोसीजरल लॉ। तो आज मैं कंक्लूड कर देता हूँ। आज हम लोगों ने क्या किया, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीपीसी। सीपीसी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने नहीं है, इसका जो फोबिया है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये बात हुई। और फिर तीसरी बात हुई कि जो प्रोसीजरल लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ है उनका मीनिंग क्या है, उनकी इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग रूल्स क्या है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सीपीसी का, सीपीसी की प्रेम्बल, सीपीसी का सेक्शन नंबर 1 एंड देयर आफ्टर। ठीक है जी। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो देखिए, गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है तो ये आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। इतनी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियोज़ हैं जन जन तक पहुँचें और इन वीडियोज़ का लाभ सभी को मिले। फ्री कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, इससे बढ़िया कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी नहीं। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बनेगा। कमेंट कर देंगे अच्छा से तो बहुत अच्छी बात है आपकी। थैंक यू वेरी मच।